हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम सबसे बड़ा जो एक टैक्स सेविंग फंड है जिसे ईएलएसएस भी कहा जाता है, उस फंड को हम एनालाइज करने वाले हैं। यस, द फंड का नाम है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। बहुत सारे इन्वेस्टर्स की आंखों का तारा है ये, और इस फंड का आज डिटेल्ड एनालिसिस मैं और गौरव जैन यहाँ पे करने वाले हैं। सो मिस्टर जैन, वीडियो शुरू करने से पहले आप कुछ कहना चाहोगे रिगार्डिंग दिस फंड? नो नो, बहुत ही अच्छा फंड भी है। मतलब आंखों का तारा डिजर्व भी करता है। मुझे लगता है कि एक ऐसा फंड है जो बहुत ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। और मतलब हमारे एक हमेशा रडार में भी रहता है कि अगर जब कोई भी ईएलएसएस के बारे में बात करता है हमसे कि टैक्स सेविंग को अच्छे फंड्स बताओ, राइट, स्पेशली फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह में, तो हमेशा एक हमारी शॉर्टलिस्ट में ये रहता है। जबकि इतना बड़ा फंड है, आई थिंक द मैनेजमेंट इज वेरी वेरी गुड, द वे दे मैनेज थिंग्स। तो बहुत ही मतलब मेरे वन ऑफ द फेवरेट फंड्स में से है फॉर श्योर। ठीक है, जो फ्रॉम म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी फंड्स के सारे मतलब मल्टी कैप फंड अगर एक देखा जाए उस हिसाब से। एंड आई हैव सीन कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं ना, इसमें भले ही टैक्स सेविंग के हिसाब से आप 1.5 लाख रुपीस तक आपने इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ लॉक इन ऑफ 3 इयर्स। बट राइट। बहुत सारे इन्वेस्टर्स मैंने देखे हुए हैं कि इसमें बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हैं, एंड दैट यस। इज द मेन रीजन why this fund is at 20,000 crore rupees of assets under management. एब्सोल्युटली। आई हैव सीन, मतलब एक बार तो एक एक्सिस बैंक के क्लाइंट के साथ मेरा डिस्कशन हुआ था, तो उसको अराउंड 50 लाख रुपीस का ये एलोकेशन दिया गया था एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में। राइट। तो वहां पे मेरा ये आर्ग्यूमेंट था कि लॉक इन क्यों करना चाहते हो आप किसी भी फंड को, मतलब 3 साल के लिए। राइट। बट आई थिंक दैट कुड हैव बीन द राइट डिसीजन फॉर दैट इन्वेस्टर। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो आरएम था उसने बहुत ही विजन लेके वहां कोई इन्वेस्टमेंट करवाया था, बट आई थिंक इट वर्कड वेल वेल। फॉर दैट इन्वेस्ट। तो ये हम एक बार रिव्यू शुरू कर देते हैं इसका। एब्सोल्युटली, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन अपना। एक लाइक का टारगेट भी दे दीजिए सर, इतना फेवरेट फंड है तो। तो हाँ बिल्कुल, मेरे को लगता है कि एक 1000 लाइक का टारगेट परिमल होना ही चाहिए, क्योंकि काफी रिक्वेस्ट आई है एक ईएलएसएस फंड करो, और मेरे ख्याल से हम वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग ईएलएसएस फंड और सबसे बड़ा ईएलएसएस फंड को रिव्यू कर रहे हैं। राइट, तो 1000 लाइक का टारगेट देते हैं इस पे, इस वीडियो पे। अरे चलो सर, 1500 लाइक का टारगेट लेके चलते हैं। मुझे लगता है कि 1500 का टारगेट भी यहाँ पे हमारे जो सब्सक्राइबर्स है वो हाँ। कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, बिकॉज दिस वाज अ फंड इन डिमांड यस। फॉर अ रिव्यू। तो एब्सोल्युटली। डेफिनेटली इट विल बी अ गुड थिंग फॉर इन्वेस्टर्स ऑल्सो, सब्सक्राइबर्स ऑल्सो। राइट। तो अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं यस। रिव्यू। तो फर्स्ट पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि सारा डेटा हमने mfyadnya.in पे, क्योंकि हमारा जो ये एनालिसिस रहता है ये काफी डिफरेंट मेथोडोलॉजी से रहता है बाकी सबके। और काफी सारा डेटा हम यहाँ पर देते हैं जो आपको वैसे इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो हमारी मेथोडोलॉजी बहुत डिटेल्ड और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यूज होते हैं। आई एम श्योर आप सबने देखे भी होंगे हमारे रिव्यूज। तो अगर कंपैरिजन हमने यहाँ पर इसको निफ्टी 200 टीआरआई इंडेक्स के साथ किया है, और साथ साथ में ऑब्वियसली टैक्स सेविंग कैटेगरी में है, ईएलएसएस कैटेगरी जो बोलते हैं, उसके साथ भी इस फंड का कंपैरिजन किया है। मतलब फंड खुद को एक लार्ज एंड मिड कैप काइंड ऑफ कैटेगरी में रखना चाहता है। दैट्स व्हाट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज एब्सोल्युटली। 200 मतलब 100 लार्ज कैप स्टॉक्स है और 100 मिड कैप स्टॉक्स है, जो इसका बेंचमार्क है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे। एब्सोल्युटली। यस। तो लेट अस सी यस। कि वैसे ईएलएसएस को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, वो किसी भी तरीके से हाँ। अपना फंड मैनेज कर सकते हैं। यस, स्मॉल कैप, ईएलएसएस मिड एक कैप, बिल्कुल लार्ज मल्टी कैप, कैप की मल्टी तरह कैप, चलता एनी। ओनली थिंग इज कि भाई वो लॉक इन होता है 3 साल का। तो उस हिसाब से वन नीड्स टू अंडरस्टैंड। है। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली, तो बिल्कुल मल्टी कैप की तरह चला सकते हैं इन फंड्स को ये। और तो ये राइट। फ्लो रहेगा हमारा। मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे, जैसे परिमल ने बोला कि देखते हैं किस तरह का मार्केट कैप है, कितना लार्ज कैप में है, कितना मिड कैप में है। ठीक है, और कैसे चेंज हो रहा है वो भी हम यहाँ देखेंगे। फंड हाउस, स्टार्ट डेट, एसेट अंडर मैनेजमेंट का ट्रेंड, उसका रिटर्न्स, फंड मैनेजर, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंस रेशियो और रिस्क रेशियो, इन सबका ट्रेंड के बारे में भी लास्ट 7 8 10 ईयर्स अलग अलग ट्रेंड पैरामीटर्स के हिसाब से अलग अलग ट्रेंडिंग आप देखेंगे यहाँ पे, एंड यू विल सी हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग इन दिस फंड। तो सबसे पहले परिमल जो बात किया है वो है अपना मार्केट कैप। राइट, सो मार्केट कैप आप देख सकते हैं कि जैसा आप बात कर रहे हो कि मोस्टली लार्ज एंड मिड कैप ओरिएंटेड ही पोर्टफोलियो है। राइट, सो अभी तो बहुत ही ज्यादा लार्ज कैप ओरिएंटेड हो गया, ऑलमोस्ट 81%। लेटेस्ट 31 जुलाई का जो नंबर है हमारे पास, उसमें 81% लार्ज कैप है और 14% मिड कैप है। और मतलब स्मॉल स्मॉल कैप तो हार्डली कभी कुछ खास रहा भी नहीं है। मतलब एक बीच में रहा था 2016 के आसपास, लेकिन उसके बाद आई थिंक सिग्निफिकेंट रिडक्शन, और शायद एसेट अंडर मैनेजमेंट का इंक्रीज कैन बी द रीजन परिवन ऑन दिस।
यस, दैट इज द मेन रीजन आई फील, बिकॉज अगर आप 20,000 करोड़ रुपीस के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है आपके, तो वहां पे आपको लार्ज कैप ओरिएंटेड ही पोर्टफोलियो रखना पड़ेगा। और दूसरे ये भी रिस्क होता है, जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स का एक थॉट प्रोसेस होता है कि भाई ये से जो पैसा डाला है वो 3 साल के लिए डाला है, 3 साल के बाद फ्री हो जाएगा तो आई कैन विड्रॉ ऑल्सो। तो वहां पे एक रिडेम्पशन का रिस्क हमेशा रहेगा इन फंड्स पे, जो फंड्स इन्वेस्टर के थॉट प्रोसेस से एक मैच्योर्ड हुआ फंड लगता है। बिकॉज 3 साल हो गए तो बहुत कम इन्वेस्टर्स को पता होता है, नॉर्मली उनको समझ में नहीं आता। मतलब आज भी बहुत इन्वेस्टर्स को समझाना पड़ता है कि भाई ईएलएसएस का फंड 3 साल का लॉक इन है, इट्स नॉट 3 ईयर क्लोज एंडेड फंड। 3 साल के बाद वो ओपन एंडेड हो जाएगा एंड देन यू कैन होल्ड दैट फंड फॉर लॉन्ग टर्म। बट उनको लगता है भाई 3 साल हो गए, चलो निकाल लो। तो एक रिडेम्पशन का प्रेशर हमेशा फील हो सकता है ईएलएसएस फंड्स को, ये चैलेंज इनके पास हमेशा रहेगा। दो देयर विल बी लॉट ऑफ न्यू फंड्स व्हिच विल बी कीप ऑन कमिंग बिकॉज ऑफ द एंड, ईयर एंड के टाइम पे ईएलएसएस में वैसा ही एक बहुत ज्यादा फेवर होता है ईएलएसएस। बट अगर मैं बेंचमार्क के हिसाब से बात करता हूं लार्ज एंड मिड कैप, तो वहां पे मुझे वैसा प्रेजेंस नजर नहीं आता। 81% इनटू लार्ज कैप एंड हार्डली 14% इनटू मिड कैप। मुझे लगता है ये स्क्यू टुवर्ड्स लार्ज कैप ही है। मतलब जैसे एक लार्ज कैप कैटेगरी फंड जो होता है वो 80% लार्ज कैप में होना चाहिए और बचा हुआ 20% दे कैन गेट टू एनीवेयर। सो विद द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस फंड इट फील्स लाइक अ लार्ज कैप फंड रादर देन अ लार्ज एंड मिड कैप फंड। एब्सोल्युटली, करंटली बिल्कुल मेरे ख्याल से लार्ज कैप फोकस हो गया है। और परिमल, लेकिन ये जो ट्रेंड है आप देखोगे तो ये लास्ट 1-1.5 साल का ही ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे, राइट? उससे पहले उसने ऐसा नहीं किया था, राइट? उससे पहले ठीक ठाक एलोकेशन था मिड कैप में भी, बट लास्ट 1-1.5 साल में आई थिंक काफी ज्यादा उन्होंने मिड कैप एलोकेशन कम करते हुए और लार्ज कैप, और ये शायद पॉजिटिव रहा काफी, स्पेशली आफ्टर कोरोना। क्योंकि यस, आई थिंक वो पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी में जब हम स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे तो वहां पे आई थिंक वो जस्टिफाई भी कर सकता है। आई एम नॉट सेइंग इट्स क्रिटिसिज्म, बट इट्स अ मे बी बिकॉज ऑफ द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट आल्सो द वे दे आर इंक्रीजिंग, तो ये लार्ज कैप की तरफ स्क्यूड हो चुका है। एब्सोल्युटली। तो थोड़ा सा स्टार्ट फंड हाउस के बारे में बता दें तो काफी एक बहुत फास्ट ग्रोइंग फंड हाउस है परिमल, एक्सिस मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड। अगर मेरे को याद है कि शायद हमने ये रिव्यू 1 साल पहले भी किया था एक्सिस का, और उस टाइम ये 12th या 13th रैंक पे था। तो बहुत ही फास्ट एक एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रो हो रहा है इस म्यूचुअल फंड हाउस का, और बहुत सारे फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस फंड हाउस के, राइट? तो 7th बिगेस्ट हो गया है ऑलरेडी निफ्टी 200। हमने जैसे बोला ईएलएसएस एक डिसेंटली ओल्ड, 11 इयर्स हो गए, 2008 का नहीं देखा इन्होंने फॉल, लेकिन अब देख लिया है कोरोना का, तो ऑलमोस्ट डिसेंटली एक टाइम हो गया है। और रिटर्न सिंस इंसेप्शन काफी अच्छे हैं, 15+% एज पर 31st जुलाई, राइट? तो यहाँ पे आई थिंक एक्सिस बैंक से इनको काफी सपोर्ट मिलता है व्हेन दे आर कलेक्टिंग एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ऑब्वियसली एक थोड़ा पुश रहता ही है, और इनिशियल डेज, मतलब इनिशियल ईयर्स ही बोलूंगा मैं, बिकॉज बहुत ज्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं है। आई थिंक 10-12 साल का एक्सपीरियंस है इस फंड हाउस को। बट जो चंद्रेश निगम जी है, जो CIO है ऑफ एक्सिस म्यूचुअल फंड, ये दोनों की जोड़ी थी, जय वीरू की जोड़ी थी, इफ यू नो मिस्टर प्रशांत जैन एंड चंद्रेश निगम। ये दोनों ज्यूरिक में थे, ज्यूरिक म्यूचुअल फंड में। वहां से HDFC ने उसको एक्वायर किया, और दोनों मतलब जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे उस वक्त भी। तो तब चंद्रेश जी निकल गए थे और वो फिर बाकी जर्नी उनकी अलग थी। बट सबसे ज्यादा न्यूज में आए विद एक्सिस म्यूचुअल फंड अगेन एज अ CIO। सो बट उन्होंने ही हैज रन दिस फंड हाउस क्वाइट वेल एज अ इक्विटी CIO, सो देयर इज नो डाउट। एसेट अंडर मैनेजमेंट जो बात कर रहे थे परिमल की, फंड हाउस मतलब 2019 में ही फंड ये स्टार्ट हुआ है, राइट? और आप जर्नी देखिए कि ग्रोथ इतना जबरदस्त है, मतलब ऑलमोस्ट 20,000+ करोड़, ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है करंटली फंड का, राइट? और एक एवरेज अगर ईएलएसएस कैटेगरी का हम एवरेज देखें तो 6,000 करोड़, तो मतलब बहुत ज्यादा बड़ा एक फंड बन गया है फ्रॉम एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो वो एक कितना बड़ा रिस्क देखते हैं परिमल आप, जैसे एसेट अंडर मैनेजमेंट, बट परफॉर्मेंस में हमें समझ भी आएगा कि, क्योंकि बहुत ये एक डिस्कशन चलता है कि हाई एसेट अंडर मैनेजमेंट फंड में डालें नहीं डालें, बस सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछते हैं, राइट? जब भी कि सर 20,000 करोड़ है, क्या परफॉर्म कर पाएगा? लेकिन मेरे को लगता है कि परफॉर्मेंस हम देखेंगे तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। यस, आई थिंक वहीं पे जस्टिफाई करेंगे सारी चीजें, बिकॉज यहाँ सिर्फ ऐसा नंबर देख के इट विल नॉट बी राइट टू क्रिटिसाइज, बट द वे दे हैव ग्रोन। अगर आप देखोगे जैन 2014,
तब ये कैटेगरी एवरेज से कम होता था इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, बट उसके बाद एक कांस्टेंट राइज हमने देखी है फ्रॉम 4,000 करोड़ रुपीस इन जैन 15 टू जुलाई 20 में ये ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ प्लस का ये 21,000 करोड़ का फंड बन गया है। सो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ग्रोथ इस फंड ने देखी है। vis-a-vis the category average has grown from 2,400 crore rupees to 6,100 crore rupees, 2.5 times। तो यहाँ ये दर्शाता है ये जो assets under management हुआ है ये it is not the only it is not the effect of only your sales management या फिर आपने कैसे उसको distribution किया है। No, it is, I think it the major reason behind this is the performance of the fund, which we are going to discuss in next slide। Right। तो जैसा कि परफॉर्मेंस आपने बिल्कुल बात की और उसी पे हम डायरेक्टली अब जा रहे हैं। तो परफॉर्मेंस हम 3 पैरामीटर्स मेजरली देखेंगे, ट्रेलिंग रिटर्न्स, कैलेंडर रिटर्न्स और रोलिंग रिटर्न्स। ठीक है, तीनों पे डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो फर्स्ट ट्रेलिंग रिटर्न जो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स हैं, जुलाई 31 तक के नंबर्स हैं ये। तो परिमल क्लियरली मतलब हर जगह एक चौके छक्के मारते हुए है, मतलब 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर में हमेशा उसने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को अच्छे से बीट किया हुआ है फंड में, राइट, व्हिच क्लियरली शोज द वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस दिस फंड हैज। डेफिनेटली। एंड मतलब लास्ट थोड़ा सा लोग डिसअपॉइंट हो सकते हैं कि 1 साल और 3 साल के परफॉर्मेंस बहुत खराब है, बट विल हैव टू लुक एट द ओवरऑल इक्विटी एसेट आल्सो, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप सारे ही अंडर परफॉर्मेंसेस नजर आए। तो उसके कंपैरिजन में हमेशा इसीलिए याद रखिए, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी, डू नॉट कंपेयर योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स विद द फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। यू विल हैव टू कंपेयर दैट with your category average, क्या category average है उस फंड का, और the benchmark over the longer horizon। even इतना खराब समय हमने देखा है, बट फिर भी उसके बावजूद 10 years के रिटर्न्स हम देखेंगे तो it is at 14%, एंड इंसेप्शन से, सिंस इंसेप्शन रिटर्न देखेंगे तो वो 15% से ज्यादा है। so this shows the capacity of equity as a long term asset class, not 1 year, 3 year, because 1 year, 3 year is a short term horizon. You need to have allocations for more than 5 years if you are investing into equity, so that one needs to remember। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कैलेंडर रिटर्न्स अगर परिमल हम देखते हैं तो वही यहाँ पर भी है कि बहुत ही सिग्निफिकेंटली दे हैव बीटन। एक मेरे ख्याल से 2016 एक इनका खराब साल रहा बस, बाकी आप कोई भी साल इनका पिक कर लीजिए, राइट, सिग्निफिकेंट एक मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। 2014 देख लीजिए, 17 में भी आसपास का ही परफॉर्मेंस है, 18, 19 दोनों, जब इक्विटी जैसे आपने बोला कि परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, बट और हाई एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो जैसे अब बात हो रही थी एसेट अंडर मैनेजमेंट की ज्यादा की, तो यहाँ पर तो दोनों टाइम ऑलमोस्ट 18-20,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट पहुंच गया था, राइट। स्टिल क्लियरली बहुत ही इजीली दे हैव बीटन बोथ बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज फॉर लास्ट 2 years, राइट। तो एक 2016 के अलावा मेरे ख्याल से द परफॉर्मेंस हैज बीन way better than all the benchmark and category average। 8 out of 10 they are beating the index and the your category average also, right, and 9 out of 10 they are beating the index, so that is a very positive and very consistent performance। so जैसे trailing year returns में एक अच्छा साल आता है तो आपके सारे पाप वो धो सकता है, right, but ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपेयर करोगे उसको कैलेंडर ईयर के हिसाब से तो वो कंसिस्टेंसी दर्शाता है। इसीलिए सिर्फ ट्रेलिंग रिटर्न्स मत देखिए, डेफिनेटली यू शुड लुक एट ट्रेलिंग रिटर्न्स, बट ट्रेलिंग रिटर्न्स के साथ कैलेंडर ईयर रिटर्न्स जो है वो भी एक पार्ट ऑफ ट्रेलिंग रिटर्न्स ही है, वो देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये यहाँ से समझ में आता है, राइट। और वही रोलिंग रिटर्न्स भी अगर आप देखेंगे परिमल तो 3 years जिसने रखा है, मतलब इवन कोरोना के हिसाब से भी देखो तो जब भी दे हैव गिवन पॉजिटिव रिटर्न्स, right, तो which is I think very phenomenal the way they have performed। और तो कभी मतलब 3 साल अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, मतलब जो लॉक इन है फंड का, तो आप अगर बाहर निकले हैं तो बाहर निकलने के बाद आपने कभी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं देखे, राइट, 3 साल खत्म होने के बाद, तो मतलब which is phenomenal, right? ये सही ऑब्जर्वेशन था आपका। हाँ, बिकॉज नॉर्मली लोग वही डिसअपॉइंट होते हैं ना कि अरे 3 साल मेरे टैक्स सेविंग के लिए गया था बट वहां पे भी नेगेटिव रिटर्न्स आ गए। exactly। तो नॉर्मली आपने सिर्फ 3 साल के लिए किसी भी इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। भले ही आप ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बट इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल का नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट होराइजन शुड बी मोर देन 5 years ओनली।
3 साल अगर आप मतलब वो ये पॉइंट है कि भाई 3 साल रहोगे तो उसको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा आपको अंडर सेक्शन 80C ELSS कैटेगरी में, तो वो देखना चाहिए। सो 3 इयर्स के लोएस्ट रिटर्न 3.7%, 5 इयर्स के लोएस्ट रिटर्न 4.4%। तो ये दोनों कैटेगरी ये समझाती है कि दिस इज नॉट अ फंड फॉर 3 to 5 years. This particular fund is for more than 5 years. अगर 7 years के हिसाब से आप देखोगे, the lowest return this fund has given is 15.1%. So that is quite phenomenal. Yes, absolutely. और बहुत ही clearly category average को मतलब एक hands down meet कर रहा है हर उस जगह पे. Right. तो यहाँ पे probable low and probable high मेरे हिसाब से 15 to 17% का lowest point दिखा रहा है हमें probable low का. Absolutely. So I think this should give a lot of comfort to the investors, but investment horizon should be more than 7 years. Absolutely. Right. और मेरे ख्याल से जिनेश गोपानी जी परिमल ये मैनेज कर रहे हैं मतलब कंसिस्टेंटली लास्ट ऑलमोस्ट 9 इयर्स से, राइट? और मतलब जितनी तारीफ की जाए इनकी कम है फ्रॉम फंड मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव. ये एक एक्सिस के फोकस्ड फंड को भी मैनेज करते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा फंड है और काफी अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है जब से इन्होंने उसका मैनेजमेंट लिया है, राइट? तो डेफिनेटली मतलब यहाँ कंसिस्टेंसी है. और मैंने मतलब आई हैव एक बार इनको सुना भी है, क्या कहते हैं, डायरेक्टली इन अ कॉन्फ्रेंस. सो काफी एक स्टेबल माइंड पर्सन है, बहुत ही सिंपल और स्टेबल माइंड पर्सन है. तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है और होपफुली ही विल स्टे हियर फॉर लॉन्गर टाइम. ठीक है, एंड कीप ऑन परफॉर्मिंग लाइक दिस. डेफिनेटली. और हम देख सकते हैं जैसे ये फंड के AUM जो बढ़े थे वो 2014 के बाद में ही बढ़े थे, तो वहां पे चंद्रेश निगम जी को भी हमें क्रेडिट देना होगा, बिकॉज वो एक बंदा है जिसने पूरा प्रोसेस डेवलप किया एक्सिस म्यूचुअल फंड का इक्विटी इन्वेस्टमेंट का थॉट प्रोसेस. तो वहां पे आई थिंक ही वाज द वन हु हैड स्टार्टेड दिस फंड और तब से वो मैनेज कर रहे थे. बट 2014 में नाउ द रोल ऑफ अ कंप्लीट CIO ही हैज टेकन ओवर. और फिर उसके बाद जिनेश गोपानी जी को और हैंड होल्डिंग भी काफी अच्छी हुई है बिटवीन 2011 to 2014. दिस पर्टिकुलर फंड मैनेजर वाज वर्किंग विद मिस्टर चंद्रेश निगम हु इज द CIO ऑफ एक्सिस म्यूचुअल फंड. तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया, आई अंडरस्टैंड, अभी हम कैटेगराइज कर सकते हैं इसको कि एक स्टार फंड मैनेजर का ये फंड है, बट स्टिल मुझे लगता है कि एक प्रोसेस ओरिएंटेड फंड हाउस भी डेवलप करने की कोशिश मिस्टर निगम कर रहे हैं यहाँ पे. एब्सोल्युटली. और अब अगर आप सेक्टर एलोकेशन देखो परिमल, तो यस, फाइनेंशियल हैज टू बी द हाईएस्ट सेक्टर, मतलब वो तो खैर एक कंसिस्टेंसी है ही, राइट? दूसरा टेक्नोलॉजी सेक्टर इन्होंने एक इंक्रीज किया है. बहुत ही कम मैंने फंड्स देखे हैं जो नंबर 2 टेक्नोलॉजी पे, राइट? एनर्जी वगैरह दिखता है, और इंटरेस्टिंगली परिमल एनर्जी है ही नहीं आजकल. मतलब रिलायंस, आप सोचो रिलायंस इज एनर्जी, राइट? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है अभी. तो आई थिंक स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन में हमें पता चलेगा कि कैसे इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस. वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि एनर्जी टॉप 7 सेक्टर्स में बिल्कुल नहीं है. टेक सेक्टर में अच्छा खासा एलोकेशन है, उसका बेनिफिट मिला है इनको अभी बिकॉज टेक की एक अच्छी रैली भी हुई है, राइट? और बाकी थोड़ा थोड़ा एलोकेशन है. फाइनेंशियल इज द बिगेस्ट एलोकेशन, राइट? सो ओवरऑल थोड़ा सा कंसंट्रेशन नजर आ रहा है सेक्टर में, सेक्टर एलोकेशन में. 35% इज फाइनेंशियल्स एंड 16% इज IT. मींस टॉप 2 सेक्टर ही मोर देन 50% का एलोकेशन है. तो ये समझना होगा कि कंसंट्रेशन की रिस्क इस फंड के साथ रहेगी इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट. वी आर नॉट सेइंग इट इज बैड थिंग, बट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ये कंसंट्रेटेड बेट्स लेने वाला फंड है, जो स्टॉक के डाइवर्सिफिकेशन पे से हमें पूरा पता भी चल रहा है कि इतना 20,000 करोड़ का फंड है एंड देयर आर हार्डली 35 स्टॉक्स and there is no Reliance Industries in his portfolio. मतलब फ्रैंकली मतलब हमने इतने एनालिसिस किए परिमल, दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट कि एक 20,000 करोड़ का फंड सिर्फ 35 स्टॉक्स में पैसा डाल के रखा हुआ है, राइट? तो क्लियरली ये है कि मतलब कन्विक्शन की एक अलग ही सीमा है. मतलब आई हैव सीन पीपल हु हैव लॉट ऑफ कन्विक्शन. बहुत सारे फोकस फंड्स का भी एनालिसिस देखा हुआ है मैंने, बट 20,000 करोड़ रुपए मैनेजिंग इन जस्ट 35 स्टॉक्स एंड कंसिस्टेंटली उनका ऐसा है कि कम हो रहे हैं. मतलब 30 थे बीच में लास्ट ईयर, अभी थोड़ा बढ़ाया उन्होंने, बट मतलब बहुत ही अमेजिंग है ये. मेरे को लगता है ये कन्विक्शन है. एक रिस्क तो फॉर श्योर है वो उसमें, लेकिन आप अगर स्टॉक्स भी देखोगे परिमल, तो आई एम श्योर दैट आप तो एक्सपर्ट हो स्टॉक्स के, तो क्लियरली काफी एक हाई. आई थिंक बजाज फाइनेंस का 8.2% का एलोकेशन, वो भी ऐसे समय में, तो इट शोज द एग्रेसिवनेस ऑफ द फंड मैनेजर, नो डाउट. भले ही एक लार्ज कैप स्टॉक है, बट 8.2% एलोकेशन इन वन फंड, दैट टू मतलब आप समझो 20,000 करोड़ में 1,600 करोड़ का बजाज फाइनेंस ही है इनके पास. बिल्कुल ये हमें समझना होगा. सो इट इज अ वेरी कंसंट्रेटेड बेट दिस फंड मैनेजर हैज टेकन and it has paid off also very well. और वो एक और चीज देखने वाली, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक 7.6%, HDFC बैंक 6.7%. I think
this shows the aggressiveness of Right. The fund manager in banking and financial services. I am not saying कि कोटक बैंक बहुत aggressive है, HDFC बैंक नहीं, तो वो अलग डिस्कशन में चले जाएंगे हम. राइट राइट राइट. नहीं, बट एक Right. और इंटरेस्टिंग चीज ये है परिमल की कन्विक्शन का एक एग्जांपल यहाँ पर ये है कि बजाज फाइनेंस वी हैव सीन द लेवल्स इट हैज सीन इन मार्च अप्रैल, Yes. राइट, बट फंड मैनेजर हैज नॉट डिक्रीज्ड हिज एलोकेशन. तो वो आप देखिए यहाँ पे Yes. कि मतलब ही वाज वेरी कन्विंस्ड कि नहीं दिस स्टॉक विल कम बैक टू द लेवल्स. तो वो आप देखिए कि लास्ट एक साल में वो एलोकेशन चेंज नहीं हुआ है, तो विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. Right. Right. ठीक है. तो अब ये पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो एक ये बहुत इंटरेस्टिंग पैरामीटर है कि ये कंसिस्टेंटली हाई रहता है. ठीक है. तो अब वो मतलब काफी सारे रीजंस हो सकते हैं कि ईएलएसएस फंड का नुकसान, जैसा आप बोल रहे थे कि 3 इयर्स के बाद लोग पैसा निकाल लेते हैं, और तो वो भी एक रीजन हो सकता है. लेकिन कंसिस्टेंटली एक हाई मतलब लास्ट 4 साल में, स्पेशली 4-5 साल में कंसिस्टेंटली हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है. एक बहुत ही लाइक फोकस फंड है, तो यस उसकी वजह से भी जब एक भी स्टॉक चेंज करना है तो काफी बड़ा एक चेंज करना पड़ता है, अमाउंट बड़े हो सकते हैं. अमाउंट बड़े हो जाते हैं, राइट. तो उसकी वजह से भी एक रीजन होता है. बट यस मतलब द वे द परफॉर्मेंस इज, आई थिंक वी कैन इग्नोर दिस कंप्लीटली दिस पैरामीटर. आई थिंक और वही है ना कि परफॉर्मेंस अगर है तो फिर आप इग्नोर करो वो चीज को. तो वहां पे सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, ये चीजें आप अगर इग्नोर करना चाहो, आपको लगता है कि भाई परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है और फंड मैनेजर ये सारी चीजें करके बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है, एंड वी वांट टू इग्नोर दैट थिंग, सो वन कैन इग्नोर दैट. कोई कोई एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर होता है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होता है, जिनको ये पैरामीटर्स काफी इंपॉर्टेंट लगते हैं, उनको शायद वो एग्रेसिवनेस ना ले सके, तो उनके लिए शायद अवॉइड करना सही हो सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक्सपेंस रेशियो मैनेजमेंट पर मतलब सो वेरी वेरी गुड. बोथ आर वेरी वेरी मतलब मच लोअर देन द बोथ इन रेगुलर एंड डायरेक्ट प्लान्स. तो कैटेगरी एवरेज से काफी कंसिस्टेंट. आई थिंक उसका सबसे बड़ा रीजन मुझे यहाँ पे नजर आता है कैटेगरी एवरेज से कम होने का. वो रीजन है कि जैसे जैसे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक्सपेंस रेशियो घटाना पड़ता है. तो यहाँ पे 21,000 करोड़ रुपए का फंड कोई है ही नहीं ईएलएसएस कैटेगरी में. एवरेज ऑफ दैट कैटेगरी 6,000 करोड़ रुपए. तो आप 21,000 करोड़ पे बैठे हो तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सपेंस रेशियो नीचे ही आना है एज पर द न्यू सेबी रूल्स. तो उस हिसाब से आई थिंक वी आर नॉट सरप्राइज्ड, बट इट्स गुड फॉर द इन्वेस्टर. अगर परफॉर्मेंस भी है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, तो और क्या चाहिए. बिल्कुल राइट. और ये मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जब मैंने देखा परिमल, जब इसको मैंने स्टडी किया, तो कि आप ये देखिए कि एक इतना फोकस्ड फंड है लेकिन कंसिस्टेंटली बीटा इज मच लोअर देन द कैटेगरी एवरेज. इवन स्टैंडर्ड डिविएशन हैज बीन लोअर देन द कैटेगरी एवरेज. ठीक है. तो वो क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स जैसा मैं बात कर रहा था, हम देख भी रहे थे, राइट. और उस पे जो उनकी कन्विक्शन है वो यहाँ पर पता चलती है कि क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स की वजह से जो ओवरऑल रिस्क है पोर्टफोलियो में, even with 35 stocks has not been too much, it has consistently been much lower. और अल्फा लगातार क्रिएट किया है. एक डेढ़ साल बीच में एवरेज हो गए थे, बट फिर से नाउ दे हैव पिक्ड अप. तो क्रिएट क्लियरली एक अल्फा क्रिएट किया है. बट हाई क्वालिटी स्टॉक्स क्या होता है, पी रेशियो तो हाई रहता है, राइट. तो वो अगर 35% फाइनेंशियल से, तो फिर तो जो होगा ही होगा इनका पी रेशियो ज्यादा, राइट. उसमें ठीक है ना. तो नहीं कर सकते आप. तो क्लियरली मतलब एक ओवरऑल अगर मैं समरी दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फंड है जो क्वालिटी पे फोकस करके, ठीक है, और एक लॉन्ग टर्म बेट ले रहा है, और एक फोकस्ड है, बहुत ही कन्विंस्ड बेट्स ले रहा है, कन्विक्शन वाली बेट्स ले रहा है. ठीक है. तो उस हिसाब से आई थिंक एक्सिस म्यूचुअल फंड इज नोन फॉर कंसंट्रेटेड बेट्स. आई थिंक यस, सारे फंड्स इनके कंसंट्रेटेड बेट्स पे ही चलते हैं, एंड दैट्स हाउ दे आउट परफॉर्म. और फिर अभी रिसेंट पास्ट में तो हमने वही देखा है, लास्ट ईयर आल्सो, लास्ट ईयर आल्सो द परफॉर्मेंस वाज क्वाइट गुड. तो वहां पे एक रिस्की इन्वेस्टर के लिए, रिस्की मतलब कंपेयर टू अदर, जहां पे डाइवर्सिफिकेशन कम है और कंसंट्रेशन ज्यादा है, सो ऑटोमेटिकली वन नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. तो उस हिसाब से ये उन लोगों के लिए फंड काफी अच्छा नजर आ सकता है. बट लुकिंग एट द बीटा वैल्यूज, लुकिंग एट द अल्फा वैल्यूज ऑफ दिस फंड, सो बीटा कम है कैटेगरी एवरेज से, तो वहां पे वोलेटिलिटी कम नजर आ रही है. रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है, जो अल्फा क्रिएट करता है, वो अच्छे नजर आ रहे हैं कैटेगरी एवरेज से. तो सारे ये पैरामीटर्स पे तो भले ही कंसंट्रेशन है, बट रिस्क उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज किया है. लेस देन एवरेज रिस्क है कैटेगरी एवरेज की, और मोर देन एवरेज रिटर्न्स है कैटेगरी एवरेज से. तो आई थिंक दिस इज अ गुड मिक्स, गुड रिजल्ट हमें मिल रहा है इससे. बिल्कुल बिल्कुल. तो फिर वो मतलब एक मिथ बस्टर है परिमल कि हाई एसेट अंडर मैनेजमेंट फंड्स परफॉर्म नहीं करते, राइट. तो क्लियरली एक मिथ बस्टर है ये.
फंड क्लियरली इसने शो किया है कि बॉस दिस इज अ राइट। मिथ कि यू कैन परफॉर्म इन एनी टाइप ऑफ, उससे फर्क नहीं और पड़ता, राइट? यस, और यहाँ से ये समझ में आता है कि जो फंड मैनेजमेंट स्टाइल है वो बिजनेस मैनेजमेंट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पे बिलीव करती है। बिल्कुल। क्योंकि फंड मैनेजमेंट स्टाइल बिजनेस मैनेजमेंट कब होता है ज्यादा, जब आप एयूएम ज्यादा है तो भाई भर लो, जितने स्टॉक्स भर सकते भर लो, 70 80 90 कर दो एक बार, तो इतना डाइवर्सिफाई कर दो कि आपका अंडर परफॉर्मेंस भी कम लगे, नजर आएगा, मतलब डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्ट कर दो, बाकी यार चलता रहेगा, देखेंगे ये सब चीजें। वो वेल्थ प्रोटेक्शन जैसे वो होता है ना, वेल्थ क्रिएशन और एक वेल्थ प्रोटेक्शन। वेल्थ प्रोटेक्शन कि भाई एसेट अंडर मैनेजमेंट बचाओ, जाने मत दो बस, राइट? सही है, सही है, प्रिजर्व करो एसेट्स को, प्रिजर्व करो। हाँ, तो वो वाला थॉट प्रोसेस नहीं है अभी भी, मतलब क्रिएशन का ही क्लियरली थॉट प्रोसेस है, क्योंकि विद कंसंट्रेशन एंड ऑल, आपकी बात सही है कि इवन इनका एक्सेस ब्लू चिप फंड्स भी, मतलब वो भी बहुत कंसंट्रेटेड है, और सारी बहुत कंसंट्रेटेड बेट्स देते हैं ये ओवरऑल। इवन मतलब मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में भी इनके जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो मोस्टली काफी कम रहते हैं ऑन एन एवरेज बाकी से। तो क्लियरली एक थॉट प्रोसेस से ही एक इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, बहुत आई एम श्योर अच्छी खासी रिसर्च हो रही है, तो काफी एक इम्प्रूवमेंट। और ये 4-5 साल से ही परिमल, मतलब ये फंड तो खैर कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा कर रहा है, बट ओवरऑल फंड हाउस का जो परफॉर्मेंस है आई थिंक लास्ट 2-3 साल से तो बहुत ही सिग्निफिकेंटली, इट्स वेरी गुड एंड अक्रॉस द कैटेगरीज, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी, अक्रॉस द कैटेगरी दे आर ट्राइंग टू डू वेरी वेल। और उनको ओवरऑल इन्वेस्टर्स ने वैसा भरोसा भी दिखाया, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जिस तरीके से बढ़े हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस आल्सो। सो परफॉर्मेंस दे हैव डिलीवर्ड एंड दैट्स व्हाई दे आर सीइंग द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ग्रोइंग वेरी वेल। दैट इज वन थिंग। ये भी अगर स्टॉक का एक छोटा सा तड़का देना है तो आने वाले समय में देख लेना दोस्तों, अगर आप एक्सिस बैंक के शेयर होल्डर हो तो आने वाले समय में एक्सिस म्यूचुअल फंड का भी आईपीओ आ सकेगा, बिकॉज द वे द फंड इज परफॉर्मिंग, देयर फंड्स आर परफॉर्मिंग, प्रॉफिटेबिलिटी सेंटर बन रहा है ये। सो आप देखेंगे, आई थिंक जब आईपीओ आएगा तो वो भी एनालिसिस काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। यस डेफिनेटली, आई थिंक एचडीएफसी एएमसी का लोगों को बहुत दिन हो गए, लोग अब एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि बस अभी उसमें जितना आईपीओ में लोगों ने कमा लिया, आई थिंक ऐसा लग रहा है कि कमा चुके हैं, अब दे वांट समथिंग डिफरेंट। सो आई थिंक कंपटीशन आएगा, अभी यूटीआई का भी, एमएफ का आईपीओ भी आने वाला है, तो वो भी सही रहेगा। सही रहेगा इन द सेंस मार्केट में एक टेस्टिंग होगा और ज्यादा, तो उसके अगर कैसा रेस्पॉन्स क्या आता है वो देखेंगे। और आने वाले समय में एसबीआई हो या फिर आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हो या फिर एक्सिस म्यूचुअल फंड हो, कोटक म्यूचुअल फंड हो, वी डोंट नो, बहुत सारे वैल्यू अनलॉकिंग के लिए देखेंगे, कोशिश करेंगे, तो वहां पे इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। एब्सोल्युटली। तो ठीक है दोस्तों, आई होप दैट आपको ये काफी अच्छा लगा होगा एनालिसिस हमारा। ठीक है, तो जरूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और कौन सा फंड करना है। जो सबसे ज्यादा अच्छे कमेंट आए, इस फंड के बहुत कमेंट्स आए थे, तो कमेंट करेंगे तो जो भी है आपकी चॉइस का फंड हम नेक्स्ट टाइम जरूर लेंगे। और इस फंड को आगे भी आपको ट्रैक करना है, और बहुत सारे 200+ फंड्स हमें एमएफ यदन्या पे देखे हैं, इस टाइप का एनालिसिस, ये सब डेटा मंथली हम अपडेट करते हैं, तो वहां पर जरूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बहुत ही और वहां स्टार रेटिंग भी होती है, हर एक पैरामीटर को हमने रेट भी किया हुआ है वहां पे, ग्रीन, येलो या फिर रेड, तो उस हिसाब से आपको बहुत ज्यादा तो आप अच्छे से कंपेयर भी कर सकते हैं सारी कैटेगरी के। ऑलमोस्ट 13 फंड्स ईएलएसएस के वहां पर हमने रिव्यू किए हैं, तो सबको कंपेयर भी कर सकते हैं आपकी प्रोफाइल के हिसाब से जो सूट करता है। ठीक है, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट ऑन दैट। ठीक है, और सिर्फ 200 रुपीज पर मंथ की कॉस्ट पड़ती है आपको ओवरऑल फ्रैंकली एमएफ यदन्या पे, व्हिच इज आई थिंक वेरी वेरी गुड फ्रॉम द टाइप ऑफ एनालिसिस वी डू। चलो, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, एंड जय हिंद।